वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से रास्ट बेसिकली मार्केट्स को चेंज कर सकता है। पाकिस्तानी मार्केट कितना हद तक पीछे है। हमने यूट्यूबर्स और फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स की बात की। इनफैक्ट आजकल तो टिकटॉक का भी जमाना है और वहां पे भी लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना है, अगर कंटेंट क्रिएशन को परवान चढ़ाना है, तो ये बात बहुत जरूरी है कि जो इंटरनेशनली पेमेंट सिस्टम है उसके साथ पाकिस्तानी सिस्टम्स की इंटीग्रेशन हो सके। तो करीम साहब, पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो इंटीग्रेशन का अमल है, क्या ये पॉसिबल हो सकेगा रास्ट के आने के बाद से कि पेपैल जैसी दीगर सर्विसेज पाकिस्तान के साथ लाइन अप की जा सके? देखिए, इसमें पहले तो ये समझना होगा कि रास्ट इटसेल्फ एक पेमेंट सिस्टम है जो कि जिसके अपने पार्टिसिपेंट्स होंगे। सो वो इंस्टीट्यूशंस जो कि सेंट्रल बैंक के अंदर रेगुलेटेड हैं, उसके पहले स्टेज में वो इस सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। वंस वो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देन वो अपने कस्टमर्स को और अपने जितने भी सार्फिन हैं उनको डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे पाएंगे। सो मिसाल के तौर पे पेपैल जो है वो एक ऐसी सर्विस है जो कि मर्चेंट्स को इजी एक एक्सेस देती है कि वो कस्टमर जो है अपने अकाउंट से पैसे पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान में इस वक्त अकाउंट बेस्ड पेमेंट करने की कोशिश जो है वो प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट किस्म की एफर्ट्स की गई, लेकिन वो स्कैटर्ड थी और उनका मतलब होलिस्टिक इम्पैक्ट नहीं आया। यानी आज मैं अगर एक दुकानदार हूँ, आपने जैसे बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि डिजिटल पेमेंट्स का तनासुब बहुत कम है, तो अगर आप एक आम दुकानदार को देखें जो एक छोटा दुकानदार है, वो क्यों डिजिटल पेमेंट्स नहीं लेता है? अगर मैं पहले इन स्टोर पेमेंट्स कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इश्यूज, इतने मामलात हैं जी, सो हर्डल्स बहुत सारे। कैश की सूरत में ये होता है कि उसके पास एक सामने इमीडिएटली उसको एक पैसे मिल गए हैं और उसने आगे अगर किसी को देने हैं डिलीवरी के लिए या जिनसे उसने सामान लिया हुआ है, वो फ़ौरन सेम डे दे सकता है। अगर डिजिटल के अंदर बुनियादी तौर पे हम कॉस्ट को पहले कम कर दें और या ख़त्म कर दें कुछ अरसे के लिए, और हम साथ में ये कर दें कि उसके अकाउंट में पैसे उसको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाएं, इसी तरह अगर वो किसी को पैसे आगे दे तो उसके अकाउंट में पैसे फ़ौरन रियलाइज़ हो जाएं, तो ये बुनियादी चीज़ है जिसके बगैर जो है वो ग्रास रूट्स पे पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स नहीं आएंगी। हमारे मुल्क में अब तक ज़्यादातर जो मर्चेंट पेमेंट्स या दुकानों पे या ई कॉमर्स पे जो हुई है, उसका मेजॉरिटी पोर्शन, ये जो 0.25 है, वो कार्ड्स बेस्ड पेमेंट्स है, जिसमें T+1 सेटलमेंट होती है। आसान ज़बान में कि अगर आज लेन देन हुई है तो इसके पैसे जो है मर्चेंट को कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, और अगर हफ्ता इतवार है तो वो 3 दिन बाद मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ जो है जब तक आप ख़त्म नहीं कर देते और इमीडिएटली उसको पैसे नहीं मिल जाते, उस वक्त तक जो है वो डिजिटल पे नहीं जाएगा। और वो लॉजिकल सी बात है क्योंकि उसको कैश जो है वो फ़ौरन मिल रहा है। तो रास्त के आने से सबसे पहले तो ये एक चीज़ हो जाएगी कि आपको अपने अकाउंट से दूसरे किसी बैंक अकाउंट में या अपने अकाउंट से किसी ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट में, जिसको हम वॉलेट भी कहते हैं, उसमें पैसे देने या लेने, तो इस चीज़ के लिए इंस्टेंट हो रहा होगा सारा सिस्टम। और इसमें जब हम ये कहते हैं कि इसका सेटलमेंट साइकिल क्या होगा वैसे? सो सेम डे सेटलमेंट्स, सेम डे मतलब उसी दिन के अंदर ही वो सारा मामला सेटल हो जाए विदिन 24 आवर्स, विदिन मे बी हाफ एन आवर भी हो सकता है। सो टेक्निकली द सिस्टम इज केपेबल। इस तरह से ही डिज़ाइन किए जाते हैं इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के, जो सारिफीन है वो तो आपस में फ़ौरन उनको पता चल जाए, यानी जैसे ही मैं आपको भेजूँ पेमेंट, रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो आपको पेमेंट मिल गई है, इसका मुझे 10 से 15 सेकंड के अंदर पता चल जाए कि ये पेमेंट आप तक पहुंच गई है। सही। लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होल्डर हूँगा या कस्टमर हूँ और आप किसी और इंस्टीट्यूशन के अकाउंट होल्डर है, तो उन दोनों इदारों के दरमियान भी जो पैसे एक्सचेंज होने वो विदिन हाफ एन आवर, विदिन 1 आवर जो है वो हो जाए, ताकि आज देखें एक मर्चेंट जब ट्रांजैक्शन करता है कार्ड पे, तो इंस्टीट्यूशन जो उसको मशीन दे रहा है या QR दे रहा है, वो उसको सेम डे इसलिए पैसे नहीं दे सकता क्योंकि खुद इंस्टीट्यूशन को भी पैसे अगले दिन मिलते हैं। ओके। तो ये चीज़ जब T+0 या हम सेम डे सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि उस इंस्टीट्यूशन को भी पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे और इसलिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं है नीचे उस मर्चेंट को पैसे देने की। अच्छा, ये जो आपने सेम डे सेटलमेंट की बात की, दिस ऑल बिकॉज कि इसमें स्टेट बैंक इन्वॉल्व है और स्टेट बैंक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक यूनिफाइड बॉडी बन जाती है तमाम इदारों के लिए। जी, इसका जो डिज़ाइन है वो इसी तरह किया जाता है कि जब हम सेम डे सेटलमेंट करने के लिए, इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के पास चूंकि बैंकों के रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं, कैश होता है, तो ये पैसे जो ऑलरेडी बैंक ने रखे हुए हैं उसी का इस्तेमाल हो रहा है।
ये चीज़ पहले, आज से पहले से बड़ी पेमेंट्स के लिए होती थी, जिसको हम आरटीजीएस सिस्टम कहते हैं। तो आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो सिर्फ बड़ी पेमेंट्स के लिए, जो हैवी वॉल्यूम की पेमेंट्स होती थी, इंस्टीट्यूशनल पेमेंट्स हैं, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की पेमेंट्स हैं। बट अब हम उसी निज़ाम को, जो कि एक बड़ी पेमेंट के लिए एफिशिएंटली चल रहा था, अब उनको रिटेल पेमेंट्स पे या छोटी पेमेंट्स पे लेकर आ गए। तो अब ई कॉमर्स की हो या इन स्टोर पेमेंट्स हो, ये तमाम पेमेंट्स में अगर ये चीज़ हो जाती है कि इमीडिएटली कंफर्मेशन आ जाती है भेजने वाले को कि लेने वाला जो पैसे का पेयर है, पेई को मिल गए हैं पैसे, तो उससे जो है ना ये ऑटोमेटिकली अडॉप्शन बढ़ेगी। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे आसानी मैं उस पर भी आता हूँ। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है इर्रिवोकेबल पेमेंट्स का। ये इर्रिवोकेबल पेमेंट्स हैं, वो क्या है एक्चुअली? हाँ, देखिए, कोई भी पेमेंट जब आप करते हैं, अक्सर दुकानदार जो ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक डर ये लगा रहता है कि पेमेंट होने के बाद जो है वो कुछ अरसे बाद एक चीज़ कहलाती है चार्ज बैक, कि चार्ज बैक आएगा कि जी ये कस्टमर ने कंप्लेन की और ये पैसे वापस ले लिए, या कोई ट्रांसफ़र हुआ और वो ट्रांसफ़र रिवर्स हो गया दोबारा। तो इसमें जो है एक इर्रिवोकेबल पेमेंट करने का मतलब ये होता है कि गारंटी हो लेने वाले को कि जो पैसे मुझे भेजे गए या वापस ट्रांजैक्शन मेरे बगैर मेरे कॉन्सेंट के या मेरी परमिशन के वापस रिवर्स नहीं हो जाएगी। तो रूल्स इस तरह के बनाए जाएंगे इस तरह की पेमेंट्स में, ताकि अच्छा, इसमें यह भी ज़रूरी है कि जो भेजने वाला है उसको भी कंफर्मेशन हो कि वो सही जगह भेज रहा है, कि गलत जगह उसने किसी अक्सर हम देखते हैं कि गलत ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। जी, तो ऐसा तो नहीं होगा इसके बाद वो, जिस तरह में सेल फोन पे मैसेज आते हैं कि मैं साइमा बात कर रही हूँ, मेरे गलती से आपके मोबाइल पे 100 रुपए चार्ज हो गए, प्लीज रिवर्ट कर दें। ऐसा तो मसला नहीं होने वाला इसके बाद? नहीं जी, इसको देखें, इसी जब हम इर्रिवोकेबल पेमेंट्स डिज़ाइन करते हैं तो इसके लिए कुछ और बुनियादी चीज़ें इससे पहले होना ज़रूरी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भेजने वाला है वो डिनाई ना कर सके कि ये मैंने नहीं भेजे थे या मैंने गलत भेज दिए थे। तो उसमें एक फीचर जो है सिस्टम का, और दुनिया में इस तरह के जितने भी सिस्टम बने हैं उसमें कहलाता है, एक डायरेक्टरी मेंटेन होती है जिसको हम एलियस बेस्ड पेमेंट्स भी कहते हैं। सो एलियस बेस्ड पेमेंट्स का मकसद ये है कि जब पहली तो बात है कि एक आसानी क्रिएट करना भेजने वाले के लिए। जैसे अगर आज मैं अभी आप मुझे कहें कि मुझे पैसे भेज दें, मुझे आपको किसी चीज़ के पैसे देने, तो सबसे पहले आज के निज़ाम में मुझे आपका बैंक और आपका IBAN नंबर और या अकाउंट नंबर मालूम करना होगा, और वो मैं पहले पूरा आप मुझे किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, फिर मैं उसको टाइप करूँगा, उसमें कोई गलती हो रही है तो ये सब इतना बड़ा नंबर होता है कि अक्सर हम अपने अकाउंट नंबर लिखने में गलती हो जाती है। जी बिल्कुल। तो दुनिया में जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स में एक सर्विस जो बनाई गई वो ये बनाई गई कि एलियासेस डिफाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने इंस्टीट्यूशन में ये रिक्वेस्ट की कि मेरा मोबाइल नंबर जो है, जो कि मेरे दोस्तों को और मेरे जानने वालों को पता है, वो मेरे अकाउंट का एक एलियस बन जाए। मतलब मोबाइल नंबर के अलावा इसमें कोई भी चीज, मतलब बर्थडे या ऐसी कोई चीज? हाँ, सो इसमें कोई उसूल ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आसान हो, जिसको याद रखना और जो आप इजीली शेयर भी कर सकते हो। सो इंटरैक्ट सिस्टम कनाडा में जो है वो ईमेल्स यूज़ करते हैं। हमारे मुल्क में ईमेल में भी नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोगों के पास ईमेल नहीं होती, लेकिन वो यूज़ हो सकता है। सो सिस्टम जब उसमें फ्री तो है, अगर हम यहाँ भी चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बिजनेसेस के लिए जो है वो एक सिंपल कोई फ्री टेक्स्ट भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक दुकान है, वो उसकी एक ब्रांड है, वो अपना नाम दे दे कि इस ब्रांड को के ऊपर जो भी लोग पैसे भेजें, तो उससे ये होगा कि पहले तो डायरेक्टरी के थ्रू ये पता चल जाएगा भेजने वाले को कि मैं सही जगह पैसे भेज रहा हूँ। सो मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर डाला तो आपका नाम फॉर एग्जांपल मेरे सामने आ गया कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। जिस तरह आज IBFT में भी कुछ इस तरह का आ जाता है। तो वो चीज़ देखने के बाद अब जब मैं पेमेंट भेजूंगा तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स मुझे ये ज़रूर पता चलेगा कि ये पैसे आपके पास पहुंच गए और आपके अकाउंट में क्रेडिट। ये भी पता चलेगा, मतलब ये तो अगर IBFT में तो ये फैसिलिटी नहीं मौजूद है। जी, आज यही होता है कि आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए, ये ज़रूरी नहीं है आपको पता चलता है कि सामने पहुंच गए। और बाज़ औक़ात इसमें हम देखते हैं कि डिस्प्यूट्स होते हैं कि मैंने भेज दिए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले, फिर मैं उसको अपनी स्क्रीन का स्नैपशॉट व्हाट्सएप कर रहा हूँ या उसके ट्रांजैक्शन का वो के बाद आ जाता है कि आप इसको शेयर कर दें ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। जी, तो इससे जो फ्रिक्शन पैदा होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पैसे पहुँचेंगे उसके बाद मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिलेगी भेजने वाले को।
तो एक तो ये चीज़ हो गई जो ट्रांसफर्स में हेल्प करेगी, वो है। एक और चीज़ आपने इसके फीचर्स में रियल देखा टाइम होगा, इंस्टेंट का जो फीचर है इसका। हाँ, एक रिक्वेस्ट टू पे एक लफ्ज़ भी यूज़ होता है इसके अंदर। अच्छा। रिक्वेस्ट टू पे का मकसद क्या है कि देखें, अभी तक हम जिस तरह पेमेंट भेजते हुए आए हैं उसमें यह कि जिसने पेमेंट भेजनी है वो उस चीज़ को स्टार्ट करता है। रिक्वेस्ट टू पे में ये होता है कि आपने अगर पेमेंट रिसीव करनी है, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपकी बिजनेस से कोई शॉपिंग की और अब आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं कि जिसमें आप मुझे सिर्फ पेमेंट अमाउंट के अलावा आप जो भी डिटेल्स हैं वो भी पहुंचा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप मुझे पूरी इनवॉइस जो है वो दे सकते हैं, आप डेटा एक बैंक से दूसरे बैंक तक ये डेटा भी ट्रेवल कर सकता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसके दो लेवल्स पे चीज़ें हैं कि एक तो ये कि जब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी पे करने के लिए तो मैं रिमाइंडर भी एक तरीके अपनी ऐप पे देख सकता हूँ। अब इसके यूजेज जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जैसे आज बिल पेमेंट जो होती है, हमें पता है कि हमें हर महीने बिल पे करना है, लेकिन हम खुद जाके मैनुअली करते हैं। तो अब रिक्वेस्ट टू पे सिस्टम अगर बन जाता है तो बिलिंग कंपनीज जो हैं वो खुद डायरेक्टली पुश कर सकती हैं कि ये आपकी इस महीने की इनवॉइस है, आप ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा, मतलब तो जिंदगी का आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है बैंक्स ने बाहर ममालिक में, मैं यूके की अगर आपको एग्जांपल दूं, यूके में रिक्वेस्ट टू पे के ऊपर बैंकों ने जो है इस तरह के यूज़ केसेस भी बनाए हैं कि रिक्वेस्ट जब आती है तो वो सिर्फ ये ऑप्शन नहीं देते कि आप पे कर दें या कैंसिल कर दें, चूंकि उन्हें ये पता होता है कि ये किस चीज़ की पेमेंट है। शेड्यूल्ड पेमेंट भी हो सकती है इसमें। तो उसमें ये भी डाल सकते हैं वो कि पे बाय क्रेडिट भी डाल सकते हैं कि अगर एक बैंक ये समझता है कि ये कस्टमर मेरा जो है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, इसके अकाउंट में बैलेंस रहता है या ये पेमेंट्स करता है। अच्छा, ये चीज़ बुनियादी तौर पे देखें क्यों ज़रूरी है। आपने अभी टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स की बात की। ट्रेडिशनली आज से 15 साल पहले ये लफ्ज़ यूज़ ही नहीं होते थे। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अगर हम जो लोग बैंक अकाउंट या वो मेंटेन करते थे वो लोग होते थे जिनकी सैलरी एक फिक्स डे पे आनी है और उनके एक्सपेंसेस स्केड्यूल्ड हैं। और आज भी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि गिग इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि जिनकी पेमेंट्स या उनके रिसीवेबल्स जो है वो कोई गारंटीड नहीं है वो किस दिन आएंगे, तो उनके लिए जो है ना क्रेडिट की सहूलत जो है ना वो उसकी ज़्यादा नीड बढ़ जाती है कि फॉर एग्जांपल क्रेडिट का हो जाए, शेड्यूल पेमेंटिंग हो जाए कि अगर आपको पता है कि फलाना डेट तक मेरे ये पेमेंट्स करनी है और ये पेमेंट्स वहां पे लॉक कर दी जाए, तो ये तो बड़ा जिंदगी का मामला आसान हो जाएगा। तो बैंकों के लिए जो है ना इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी उस तरह है कि अगर वो इस पेमेंट सिस्टम के जो रेल्स हैं इसके ऊपर अपने यूज़ केसेस बना सकते हैं कि अगर वो रिक्वेस्ट टू पे के ऊपर क्रेडिट देना चाहें कस्टमर को, या क्योंकि वो इनवॉइस की डिटेल्स से उनको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ की पेमेंट है। ट्रेंड तो आ ही जाएगा कुछ अरसे के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर एक प्रॉपर ट्रेंड साइकिल हिस्ट्री आ जाएगी। जब आप आज वीचैट की बात की आपने, तो वीचैट का एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि जब आप हर चीज़ उस ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और वो डेटा इज़ एक जो है ना कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। बिल्कुल, क्योंकि डेटा की बेसिस पे जो है बहुत सारे डिसीशंस लिए जा सकते हैं। हिस्टोरिकली क्रेडिट डिसीशंस जो है वो बैंकों में लिए जाते हैं इस चीज़ पे कि आपकी इमारत की वैल्यू क्या है या आपके कारोबार की वैल्यू क्या है। बट एक इंस्टाग्रामर जो है उसका डेटा जो है वो अगर आपके पास आ रहा है कि वो किस किस्म की पेमेंट्स करता है या उसको किस किस्म की पेमेंट्स रिसीव होती हैं, तो उसकी बेसिस पे जो है वो उसकी भी क्रेडिट हिस्ट्री बन सकती है। सो नई इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो अब बैंकों को अगर अपने आप को मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए इस तरह का पेमेंट सिस्टम जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल है। बट अगर ये मैं जो आपकी बात सुना, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जितना टैलेंट सड़कों गली मोहल्लों में चौकों चौबारों पार्कों में पाया जाता है वो सारा एक तरीके से यूटिलाइज हो सकेगा और वो एक तरीके से इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक के थ्रू राउट होके आ रही होगी तो अगेन वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस होगी, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और फिर जॉब मार्केट क्रिएट होती नजर आएगी ना। अगर एक प्रॉपर बिजनेस जनरेट हो रहा होगा, डॉलर इनफ्लो आ रहा होगा, जितने भी सिस्टम्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बड़ा चंक डॉलर का आ सकता है। तो ये तो ओवरऑल इतना बेहतरीन सिस्टम हो सकता है, अब तक इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया सर? मतलब ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। देखें, अब मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ की इवोल्यूशन में टाइम लगता है। स्टेट बैंक ने ये एक इनिशिएटिव, मैंने जैसे पहले कहा कि 2013 में उन्होंने रेगुलेशंस इशू की ताकि प्राइवेट सेक्टर इस तरह के काम कर सकता है उस रेगुलेशन के अंडर में।
और कुछ लोगों ने कोशिश भी की बट वो रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए। तो स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया और अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सिस्टम। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसके साथ ही साथ जो है वो अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस सिस्टम के ऊपर अपनी सर्विसेज बनाएं, और जैसे जैसे वो सर्विसेज बनाएंगे तो फिर जो एंड रिजल्ट हम चाहते हैं रियलाइज करना वो आएगा। अच्छा, आपने क्रेडिट की बात की, आपने कहा कि ये सिस्टम इतना कुछ करेगा, तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें एक नॉमिनल सी ट्रांजैक्शन कार्ड्स के थ्रू करनी हो तो उसमें भी एक परसेंटेज हमें चार्ज हो जाता है जी। ये कॉस्ट वाइज किस हद तक इफेक्टिव होगा, कितना फ्रेंडली होगा? बिल्कुल, इसको भी थोड़ा सा प्लीज हाईलाइट करते हैं। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो परसेंटेज बेस्ड चार्जेस का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये अर्लीस्ट डेज में जब कार्ड्स बने तो सबसे पहला जो कार्ड का मॉडल था वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। बैंक ऑफ अमेरिका और दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलके आपस में कार्ड्स के थ्रू लेन देन शुरू की थी और वो क्रेडिट कार्ड्स थे। क्रेडिट कार्ड्स में जनरली परसेंटेज बेस्ड चार्जेस का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें पैसा एक पेयर का या एक कस्टमर का नहीं होता, वो एक इंस्टीट्यूशन का पैसा होता है जो कि वो उधार पे एक सॉर्ट ऑफ आपको दे रहा है। तो उस वजह से वो चार्जेस वाला मॉडल इवॉल्व हुआ और फिर डेबिट कार्ड जैसे जैसे दुनिया में आए तो ऑल्दो वो पैसा कस्टमर का अपना पैसा है लेकिन वही मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया कार्ड्स के केस में। अच्छा, पिछले 20 सालों में जो है दुनिया में बेतहाशा ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने रियलाइज़ किया कि ये मॉडल सही नहीं है या इस मॉडल को जो है लिमिट करना चाहिए। इवन पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूँ तो स्टेट बैंक ने जनवरी या फरवरी के अराउंड जो एक सर्कुलर निकाला जिसके बाद हर ट्रांजैक्शन के अंदर इसमें देखें परसेंटेज बेस्ड चार्जेस जो है वो लगते हैं मर्चेंट को या जो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा होता है, और उसका एक पोर्शन जो है उस बैंक को जाता है जो कि कार्ड इशू कर रहा है। तो स्टेट बैंक ने पहला स्टेप तो जो अच्छा लिया वो डेबिट कार्ड के ऊपर जो इंटरचेंज है या जो परसेंटेज फ़ी जो इशूअर्स को मिलती है उसको 0.5% तक रिड्यूस कर दिया, और ये जो है एक अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होगी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि उसूलन परसेंटेज बेस्ड चार्जेस जो है वो इस तरह की ट्रांजैक्शन के अंदर शायद होने ही नहीं चाहिए, और बहुत सारी कंट्रीज में जो है इनको कैप कर दिया गया है फिक्स फी के ऊपर। सही, सर्विस फी कर दिया जाए, मतलब ये तो बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। पाकिस्तान में भी देखें इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं और उसको हमें डिवाइड करना ज़रूरी है समझने के लिए कि जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या चार्ज कर रहा है अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो क्या रूल्स बना रहा है। तो स्टेट बैंक की तहत अगर इस तरह का सिस्टम बनता है तो देखें पहली बात तो ये कि क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रॉफिट बनाना है या मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, तो वो उसको एज ए यूटिलिटी के तौर पे देखता है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा सिस्टम बनना जो कि एज ए यूटिलिटी यूज़ हो, और उसकी कॉस्ट रिकवरी मॉडल्स कहलाते हैं दुनिया में कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग द सिस्टम है उसी को डिवाइड करें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे, और वो शायद जो है कुछ पैसों में आएगी अगर ये सिस्टम अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाता है। सिस्टम की इतनी वास्ट एप्लीकेशंस हैं तो अगर ये इसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाए। मैं ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा तो मुझे पूछना है कि इतना बड़ा सिस्टम है, क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है या नहीं है, इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।